इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो गया क्या सबको, या अभी भी समस्याएं? बोलो। कर ही लेना इसको कल। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बहुत सिंपल, आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगर आप आंसर दे रहे हो तो ही आपकी इनऑर्गेनिक क्लियर होगी, तो फैक्ट है ये चीज, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने का क्या मतलब है कि कोई भी तत्व अगर आपके सामने आए, जैसे RH आ गया, ठीक है, यहां पर तो RH का नाम हमें पता लग जाना चाहिए सिंबल से, और इसकी पोजीशन। बताओ RH का क्या नाम है? रोडियम। तो आप जब भी रिवाइज करो तो यही चीज देखो कि पहले तो सिंबल से नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। रोडियम आ जाएगा ना तो मेरा मानना है कि फिर आंसर भी दे दोगे आप, कि जैसे S ब्लॉक का दिख रहा है या P ब्लॉक का या D ब्लॉक का, तो आपको सेंस लग जाएगा D ब्लॉक का है। D ब्लॉक में फिर हमें वही लाइंस बोलने की, वही सचिन तेंदुलकर यारी जरा, वो अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो वो लाइन भी तुरंत याद आ जाएगी। कौन सी सीरीज में? ये 4D, यारी जरा निभा मौत तक रुके राह। 7वें नंबर पे है, 4D सीरीज में है, अपवाद में है, तो 4D 8। बोलो आगे, 5S1। तो मैं संडे तक का टाइम दे रहा हूं, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक। आगे इसी में जब F आएगा तब तो F स्टार्ट कर ही देंगे। क्लियर यहां पर ये 3 ब्लॉक हम अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि उसके बाद मंडे से मैं रेगुलर पूछना स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता इसका मतलब इनऑर्गेनिक नहीं आएगी, ये आती भी नहीं, सीधी सी बात है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर आईपी में। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या आपको? लास्ट क्लास में रिवीजन करने का तरीका बता दिया था ना कि रिवीजन कैसे करना है। मैं आपको 1 या 2 दिन में सीट देने वाला हूं इसकी। आज आपको कोऑर्डिनेशन की भी सीट मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन का, और फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर वो सर अपने आप फिजिकल में गाइड कर ही देंगे। कोऑर्डिनेशन की सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फिर मैं आपको कल से बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन उसके रेगुलर सॉल्व करने हैं। 2-4 दिन में आपको डी ब्लॉक, मतलब सैटरडे तक डी ब्लॉक की सीट और उसका क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो रेगुलर हम क्वेश्चन पर आपको पढ़ना किससे, मैंने बता ही दिया ना यहाँ पर। डी ब्लॉक आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इससे पढ़ना है, या जो सीट दूंगा उसको एज ए रेफरेंस लेना है। एनसीईआरटी के लिए तो केवल एक बार बोलूंगा कि जब चैप्टर पूरा हो जाए तो एक बार आप रीड कर लो, पढ़ लो बस एक बार एनसीईआरटी को, आपको पता लग जाएगा जो कुछ एनसीईआरटी में वो सब कुछ हमारी सीट या कॉपी में। क्योंकि लैंग्वेज आपने अगर जिसने भी देखी हो तो बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज है किसकी, डी और एफ ब्लॉक। तो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना मैं। पी ब्लॉक पे जाओगे तो हर चैप्टर के लिए आपको जैसा गाइड किया जा रहा है, ठीक है, पर वैसे ही पढ़ना है। पी ब्लॉक पढ़ोगे एनसीईआरटी से, ठीक है, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज है। बात आ रही समझ में? यहाँ पर तो आपको हर टॉपिक के लिए यहाँ से बताया जाएगा, उसी के अनुसार चलना है। चलिए आईपी के अंदर क्वेश्चन दिए थे क्या मैंने कुछ? अब मैंने लास्ट, अब जैसे आईपी ही रिवाइज करना, मान लीजिए मुझे घर पे बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पढ़ने का तरीका इंपॉर्टेंट है, हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्मार्ट होने का टाइम है, यहाँ पर केवल धूल में लठ मारने का नहीं, बिना मतलब कि गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से मेहनत करने का तरीका भी आपका प्रॉपर होना चाहिए ताकि रिजल्ट मैक्सिमम मिले। ठीक है ना यहाँ पर? तो अब अगर हम देखें जैसे आईपी मुझे रिवाइज करना है, तो 3D सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर आईपी के मान में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण के कारण जेड प्रभावी बढ़ेगा। बार बार एक ही लाइन कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि बहुत ज्यादा होगी या धीरे धीरे होगी? धीरे धीरे। किसकी तुलना में? एस और पी ब्लॉक की तुलना में। साथ में कुछ अपवाद मिलने को मिलेंगे ही सही। फिर आगे आ जाते हैं यहाँ पर कि वर्ग में नीचे जाएंगे तो 3D से 4D आईपी बोलो घटेगा क्योंकि आकार बढ़ेगा। नहीं लिखवाएगा अभी वर्ग? अभी वर्ग तक नहीं पहुंचे क्या हम लोग? आवर्त की बात हुई थी क्या अभी तक? चलिए आवर्ती डिस्कस कर लेता हूं पहले। ठीक है, यहाँ पर फिर आते हैं यहाँ पर कि जैसे कॉपर और जिंक वाला क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, फर्स्ट आईपी किसका ज्यादा था? जिंक का, पर सेकंड आईपी किसका ज्यादा? कॉपर का। तो यहाँ से 2 लाइनें लिखवाई, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होने कि अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आईपी का मान अपेक्षित मान से क्या मिलेगा? ज्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग होगा और आईपी का मान अपेक्षित मान से क्या मिलेगा? कम। चलिए अब क्वेश्चंस बताओ जो जो दिए थे आपको। क्रोमियम और कॉपर का आईपी अगर बोला गया तो याद नहीं कौन सा आईपी है? फर्स्ट। बोलो क्या आंसर है इसका? फर्स्ट क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन बोलें, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर में
इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः, बोलो क्या क्या आएगा, क्रोमियम में तो कौन सा मिलेगा, D5, क्रमशः D5 और D10 प्राप्त होते हैं। तो लाइन मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई दी है, ठीक है, यहां पर D5 व D10।
ये तुम लोग ध्यान रखा ही करो, इसमें शायद बहुत देर से नहीं, हम ध्यान रखना। चलो देखो, आईपी का क्रम, लेंथन, सबसे पहले स्कैंडियम, इट्रियम और क्या आएगा, लेंथेनम। पहला क्वेश्चन तो ये मैंने पीटी में करवा रखा है वैसे तो। और सेकंड क्वेश्चन देखो आप, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। जल्दी से सॉल्व करो, अलग अलग क्वेश्चन है ये। आईपी का क्रम आपको पता करना है। करो सॉल्व जल्दी से। आगे क्या आंसर? चलो देखो, फर्स्ट में बोलो आंसर। आईपी घटेगा। चलो एक काम करो, इसको सॉल्व करने से पहले यहां देख लेते हैं कि 3D 4D और 5D में अगर आंसर देना हो, यहां तो मैंने ये बता दिया क्रम क्या आएगा, सबसे आगे 5D, यहां पर बढ़ेगा और इतना ज्यादा बढ़ेगा कि 5D वाले को किससे ज्यादा हो जाएगा, 3D सीरीज के एलिमेंट से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो 5D के बाद बोलो 3D और 3D के बाद 4D। क्लियर है क्या सबके? अब फर्स्ट में अगर हम आंसर देखें, ठीक, यहाँ पर क्रम तो पता ही नहीं था यहाँ पर, तो आंसर वही क्या जाएगा, घटता हुआ क्रम। लेंथेनम के अंदर अगर हम देखें तो लेंथेनम में, ठीक, यहाँ पर लेंथेनाइट संकुचन लगेगा नहीं लगेगा, याद आ गया नहीं, यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लेंथेनम के बाद हम 4f इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सबके? नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। सबसे आगे हैफनियम, क्योंकि 5D सीरीज का, फिर क्या जाएगा, और फिर क्या जाएगा, जिरकोन। क्लियर? यहां पर आकार बराबर होगा, पर आईपी का मान याद है ना किसका ज्यादा होगा, इन दोनों का आकार बराबर है। और इस चीज को आप ऐसे भी समझो, आकार तो बराबर है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो गई, बराबर। ये मतलब है ना आकार बराबर होने का। आकार क्या बताता है, नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 40, इसका कितना है, 72। साफ साफ दिख रहा नहीं कि आईपी किससे बराबर हो जाएगा, नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी बराबर है। पर यहाँ कितने प्रोटॉनों का आकर्षण लग रहा है, 40 का, और यहाँ कितने का लग रहा है, 72 का। 72 में भी 14 प्रोटॉन वो है जो 14f इलेक्ट्रॉन की वजह से आए, और यहाँ पर तो 14f इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं ना, इनका क्या लगेगा, दुर्बल परिरक्षण, तो Z प्रभावी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण आकार बराबर हो जाता है 4D और 5D का, पर आईपी का मान बराबर नहीं होगा। 4D से ज्यादा आईपी किसका होगा, 5D का। डाउट आए तो वही मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि आकार बराबर है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बराबर हुई, पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग है, 40 और 72 तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो Z प्रभावी कहां ज्यादा लगेगा, HF में आईपी का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे लिखो। मैंने एक काम और इसमें देखना कि रासायनिक क्रियाशीलता के लिए भी लिख लिया था क्या हमने, जो टेबल बनाई थी उसमें आईपी के साथ साथ लिखा था या नहीं लिखा था, लिख लिया था क्या? क्योंकि धातुओं की क्रियाशीलता और आईपी में क्या संबंध है बताओ, रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ेगी या घटेगी, लिख लिया था ना हमने, घटेगी। और इसके लिए तो मैंने बोला था कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, इधर धातु है और दाई तरफ क्या है, अधातु, तो सीधी सी बात है धातु से अधातु की तरफ जा रहे हो, और धातु की प्रवृत्ति किस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। इलेक्ट्रॉन का त्याग कब आसानी से होगा, जब आईपी कम होगा या ज्यादा होगा, कम। अरे कम ऊर्जा खर्च होने पर ही इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए ना, तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे आईपी बढ़ेगा, रासायनिक क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी। क्लियर? चलिए तो ये आईपी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीकरण, एमपीपी हो ही गया था ना। पहला बताओ कौन सा हुआ था एक बार, परमाणु आकार और त्रिज्या, दूसरा आयतन व घनत्व, तीसरा एमपीपी कंप्लीट कर लिया था हमने। चलिए नेक्स्ट
ऑक्सीकरण अवस्था से पहले आप लिखो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहले तो बताओ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया था क्या ये? हालांकि ये ब्रेक कर दिया था हमने चैप्टर बीच में से, पर पढ़ लिया था क्या? इलेक्ट्रोड विभव आ गया था क्या आपके? आना तो जवाब तो दे दो। आ गया था। वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिखवाई नहीं। ई नॉट तो आ गया था क्या? ई नॉट का मापन कैसे किया जाता है ये भी आ गया था है? चलो कोई बात नहीं, नहीं भी आया तो मैं पहले तो ये बताओ कि ई नॉट बताता क्या है? ये चीज मैंने पहले समझाई थी देसी भाषा में, ताकत। वही लिखवा रहा हूं, किसी पदार्थ के, देखो यहाँ पर मैं बार की वो ये लैंग्वेज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं मिलेगी, पर समझने के लिए यही लाइन दिमाग में होनी चाहिए। किसी पदार्थ के ऑक्सीकृत या अपचयित होने की क्षमता या ताकत का गणितीय मान। ई नॉट ये है। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। बताइए आपको कौन कौन सा? एसआरपी और एसओपी। मानक अपचयन विभव और मानक, इसको थोड़ा ध्यान से समझना भैया, थोड़ा सा हम डिटेल में जाने वाले हैं इसमें। मानक ऑक्सीकरण विभव। अब आपको पता है कि अगर एसआरपी ज्यादा, इसका क्या मतलब है? किसी पदार्थ का एसआरपी अगर ज्यादा तो इसका क्या मतलब है? उसका अपचयन आसानी से होगा। लाइन देख लो ना आप, ठीक है। और अपचयन आसानी से होने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा। ये तो क्लियर है ना, सिंपल सी चीज है। किसी का एसओपी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? ज्यादा। और जो मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखवाई थी बस उतनी काम में, वही काम में आने वाली है। सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। बीच में कौन है? हाइड्रोजन, जिसका एसआरपी या एसओपी हमने कितना मान लिया था? 0। और सबसे नीचे बताओ फ्लोरीन। याद है क्या ये? सबसे नीचे फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो वहां आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आई जाएगी यहाँ पर। क्लियर? इसके अलावा अगर केवल ई नोट दिया गया हो, ठीक है, यहाँ पर किसी, मान लीजिए किसी रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन करवाया, किसी में अपचयन करवाया, तो वो तो पता लग जाएगा कि एसआरपी एसओपी है। पर केवल अगर ई नोट लिखा गया तो ये क्या होगा? एसआरपी। बाई डिफॉल्ट ये क्या होगा? क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तो बाई डिफॉल्ट जो फिक्स किया गया कि अगर केवल ई नोट लिखा गया है तो एसआरपी होगा। क्लियर है बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक टेबल मतलब वैल्यूज दी हुई है आईपी की, ठीक है। यहाँ पर उन वैल्यूज को तो मैंने लिखवा रहा, पर स्थायित्व का क्रम पूछा गया आपसे। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। निकल 2+ और एनसीईआरटी में शायद दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है प्लेटिनम 2+, और नीचे है 2 क्वेश्चन नहीं है, निकल 4+ और प्लेटिनम 4+। ठीक है। यहाँ पर आईपी के मान तो मैं आपको अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी तो इसमें है भी नहीं, कोई बात नहीं। आपको आंसर कैसे देना उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर 2 आईपी की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर और फर्स्ट प्लस सेकंड आईपी आएगा ना यहाँ पर, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो निकल का आईपी कम है, वैल्यू कम है। यहां तक आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर? टोटल 4। तो याद है ना, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में टोटल ऊर्जा कैसे काउंट करोगे? फर्स्ट आईपी प्लस सेकंड आईपी प्लस थर्ड आईपी प्लस फोर्थ आईपी, इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल आईपी का मान क्या मिलेगा? कम। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है वहां पर। अब आते हैं यहाँ पर स्थायित्व, बताओ इन दोनों में कौन है? फर्स्ट प्लस सेकंड आईपी का दोनों का अगर हम टोटल एडिशन करके देखें तो वो कम आईपी किसके लिए आ रहा है? निकल 2+ के लिए। दोनों के केस में चारों आईपी को जोड़ ले तो कम मान किसके लिए आ रहा है? प्लेटिनम के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी? बोलो। निकल 2+। अभी समझा ही रहा था कि आईपी कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से। अरे ऊर्जा खर्च कर रहे हैं आईपी, याद है क्या? एनर्जी क्या कर रहे हैं? खर्च। और ये खर्च कौन कर रहे हैं? आप लोग। तो जेब से पैसे खर्च हो तो फायदा किसमें है? 11th में भी कई बार समझाया था, बोलो कम से कम पैसा खर्च हो। थोड़ी बढ़िया बुद्धि लगाओ, ठीक है यहाँ पर। और अगर पड़ोसी की जेब से पैसे खर्च हो तो ज्यादा से ज्यादा। तो किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारा बेनिफिट किसमें है? बोलो जल्दी से।
अरे किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, फायदा किसमें है? ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बाहर निकले, क्योंकि ऊर्जा हमें मिलने वाली है। इसलिए तो थर्मो में ही नहीं पढ़ते क्या, डेल्टा जी का मान जितना ज्यादा नेगेटिव प्रक्रम उतना ही ज्यादा स्वतः, उतना ही ज्यादा आसानी से होगा। और एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो फायदा किसमें? कम से कम ऊर्जा खर्च हो। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? Pt4+, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ एक लाइन लिख लू, Ip का मान जितना कम, Ip का मान जितना कम, इलेक्ट्रॉन का त्याग उतना ही आसानी से। Ip का मान जितना कम, इलेक्ट्रॉन का त्याग उतना ही आसानी से। तो धातुओं की क्रियाशीलता और Ip में क्या संबंध है बताओ? सीधे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? थोड़ा सोच समझ के आंसर, हमेशा थोड़ा सा प्रोसेस में लाओ फिर आंसर बोलो। व्युत्क्रमानुपाती। और Ip कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होगा ना, और धातुओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग ही तो होता है। तो ये लाइन भी साइड में लिख लेना, धातुओं की क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती Ip। धातुओं की क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती Ip। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं इसको मैं। पहले क्वेश्चन समझ लो, बताओ सबसे ज्यादा एसओपी किसका है? लिथियम का। क्लियर? यहां पर एसओपी का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये सारी चीजें समझने की, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना जो समझा रहा हूं। अब आते हैं, बताओ सबसे कम आईपी किसका आवर्त सारणी में? सबसे कम आईपी किसका होता है? ये तो पता है ना सबको। अरे सबसे कम आईपी किसका होगा? सीजियम, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम आईपी सीजियम का है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग किससे होना चाहिए? सीजियम से। इसका मतलब सबसे आसानी से ऑक्सीकरण किसका होना चाहिए? सीजियम का। सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व कौन होता है? सीजियम ही होता है। फिर भी एसओपी ज्यादा किसका है? लिथियम का। बताओ लिथियम आना चाहिए वहां पर सीजियम आना चाहिए? सीजियम। क्लियर है क्या सबके? लिखो इस क्वेश्चन को। आवर्त सारणी में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऐड कर देना इसमें। कौन बुला रहा है? हाँ, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिया। देखो, आवर्त सारणी में सीजियम का आईपी सबसे कम है। आवर्त सारणी में सीजियम का आईपी सबसे कम है, फिर भी लिथियम का एसओपी सर्वाधिक होता है, क्यों? फिर भी लिथियम का एसओपी सर्वाधिक होता है, क्यों? क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ गई नहीं? यहां पर भी जब आईपी सबसे कम, इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से, तो एसओपी भी किसका ज्यादा होना चाहिए? सीजियम का। ठीक है। यहां पर अब इसी चीज को हमें समझना है। क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले समझो कि जो ई नॉट है, अब यहां पर क्योंकि हम एसओपी की बात करें तो ये ई नॉट कौन सा हो जाएगा? एसओपी लिखना पड़ेगा ना मेरे को, क्योंकि अगर केवल ई नॉट लिख दूंगा तो कौन सा हो जाएगा? एसआरपी। तो मेंशन करना पड़ेगा। तो लिखो ई नॉट एसओपी निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, और तीसरा जलयोजन एंथैल्पी। इनके सिंबल भी लिख देना, डेल्टा एस एच। सब्लिमेशन होता है ना ऊर्ध्वपातन, ये तो जानते हो, डेल्टा आई ई एच।
और जलयोजन को बोलते हैं हाइड्रेशन, तो डेल्टा HH। मुझे ये भी बताते जाओ कौन सा प्रक्रम उष्माक्षेपी और कौन सा उष्माशोषी। पहले वाले पे आओ। आप ठोस से कहां जा रहे हो? गैस। तो ये तो सिंपल याद रखना, भूलना मत। बोलो उष्माशोषी। अरे कणों को दूर दूर कर रहे हो, ठोस से द्रव और द्रव से गैस आ रहे, कणों को हम दूर दूर कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और गैस से ठोस पे आओगे तो आकर्षण बल लग रहा होगा, तभी तो पास पास आएगी, ऊर्जा क्या होगी? मुक्त। आकर्षण बल जब भी लगते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, प्रतिकर्षण बल जब भी लगेंगे ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है पर, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। याद है ना, पॉजिटिव का मतलब उष्माशोषी, एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की। आईपी आपको पता ही होगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। और जलयोजन एंथैल्पी का साइन कौन सा आएगा? माइनस। आप समझो ये इतनी रामायण क्यों आई यहाँ पर कि 3 कारक टोटल। ठीक है पर, जबकि एसओपी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो केवल आईपी आना चाहिए ना। केवल एसओपी को डिसाइड करने में क्या आना चाहिए? आईपी। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? आसानी से समझ में आ जाएगा। बताओ धातु नेचर में कौन सी स्टेट में है? सॉलिड। सॉलिड में है ना। सबसे पहले ये एम किस में जाएगा? गैसीय अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये फोन किसके पास है भाई? क्लासरूम में फोन किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। बाहर वाले स्टूडेंट जो भी आते हैं गांव से, और अगर वो फोन लेके भी आते हैं तो यहाँ पर फोन आप डिपॉजिट करवाने, बता दिया था क्या आप लोगों को? पता ही नहीं बताया अभी तक? नहीं तो मैं आज सर को भेज दूंगा, वो एक बार ढंग से आपको समझा देंगे। क्लासरूम में मोबाइल नहीं होना चाहिए, पहली बात तो लाना ही नहीं है, क्योंकि आपको फोन करना है या गार्जियन के फोन आने, तो यहाँ पर अवेलेबल है फोन नंबर, नरेश सर के हैं, बाकी यहाँ पर प्रतीक सर के हैं, रिसेप्शन पे 2 फोन अलग से रखे हुए हैं। पर जो भी मान लेते हैं कि बाहर से गाँव से आ रहे हैं यहाँ पर और जरूरत है, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए मना भी नहीं कर रहे, पर क्लासरूम में मोबाइल नहीं आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये बता ही नहीं क्या तुम लोगों को अभी तक क्लासरूम में आके किसी ने बता दिया था ना। यहाँ पर किसी की चेकिंग बेकी हो जाए तो मोबाइल मिलना ही नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर है क्या अभी किसी के पास? तो अभी जाके दिया हो। जिसके पास अभी क्लासरूम में मोबाइल है वो जाके दिया। इस क्लास किस के पास? पहले तो हाथ खड़े करो। किस के पास अभी मोबाइल? एक बार सब खड़े हो जाओ जिनके पास मोबाइल अभी क्लासरूम में। क्योंकि आपको 24 आवर्स, मेरी बात सुनो, यहाँ पर थोड़ा बहुत भी जब भी अंदर का जानवर बाहर निकलने का प्रयास करें, यहाँ पर देख लिया करो कैमरे की तरफ, वो एक टैग लाइन याद रखा करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। बेटा तू क्यों लेके आता है? तो अभी इस मेरी क्लास के बाद जाके स्विच ऑफ करके दिया ना, घर वालों को भी बता देना कि हम जाते ही स्विच ऑफ करके रख देते हैं, तो फोन भी अगर करें तो यहाँ वाले नंबर पे करें। ठीक है ना यहाँ पर, और जाते हुए आप अपना मोबाइल लेके जाए। तो जो भी बाहर से आ रहे हैं गाड़ियों से या कैसे भी, वो ला सकते हैं, पर क्लासरूम में लेके नहीं आना है। बैठ जाओ, बात आ गई क्या समझ में? और ये ध्यान रखना, यहाँ पर पता लगना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों को भी किसी को लगे कि कोई मोबाइल लेके आया है, ठीक है, यहाँ पर रिसेप्शन पे जाके बता दो सर ये स्टूडेंट मोबाइल लेके आया। ये तुम लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लासरूम में मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। चलिए देखिए, अब वापिस इसी पे आ जाते हैं। पहला हमने क्या किया? सॉलिड में मिलेंगे धातु, सॉलिड से कहां गए? तो ये बताओ प्रक्रम कौन सा हुआ? ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। उष्माक्षेपी प्रक्रम में साइन कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। गैस में लाना इसलिए जरूरी था, आप याद करो कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये प्रक्रम कौन सा होगा? आयनन एंथैल्पी। यहां से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं हम, और m किस में चला जाएगा? प्लस में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो आईपी की परिभाषा अगर याद आ रही हो तो गैसीय अवस्था में होना जरूरी है m का। सॉलिड से तो इलेक्ट्रॉन बाहर हम डिफाइन ही नहीं करते। डिफाइन ही कब करते हैं? जब गैसीय अवस्था में हो। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो या अम्ल क्षार अभिक्रिया, कहाँ होती है नेचर में? जलीय माध्यम में। हवा में नहीं होती अभिक्रिया, या सॉलिड स्टेट में नहीं होती। हर अभिक्रिया कहाँ होती है? जलीय माध्यम में। जलीय माध्यम है तो आपका m हवा में नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको शायद कई बार ये चीज समझाई है कि आयन प्रकृति में आपको कहाँ मिलते हैं, कई बार बोला हुआ है। और इसके लिए बताया था कि आप नमक याद रखना, ठोस अवस्था में या घुला हुआ। तीसरी अवस्था है क्या आपके पास? नहीं। प्रकृति में आयन 2 ही अवस्था में, या तो सॉलिड में या नमक पानी में घुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? जलयोजन एंथैल्पी। साइन कौन सा आएगा? माइनस। यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस। बताओ फाइनली क्या आ गया? m प्लस। और यहाँ क्या लिख दूंगा भाई? एक्वस या जलीय।
तो केवल आप अभी तक एसओपी के बारे में क्या सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, त्याग, पर अब समझ में आ गया कि ये फिल्म लंबी है, ठीक है। पर पहले सॉलिड से कहां जाएगा, गैस, फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, फिर जलयोजन होगा। अब समझना ध्यान से, अगर एसओपी के डिसाइड करने में केवल आईपी होता तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन होता, सीजीएम ही होता। कारण सीजीएम में मुझे कम एनर्जी देनी पड़ती है और लिथियम में ज्यादा। अभी लिखवाई ना मैंने कि इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कब होगा, जब आईपी कम होगा। अब आगे देखते जाना ध्यान से, थर्मो में आपने पढ़ा होगा कि ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, तो नेट डेल्टा एच क्या लिखोगे, सभी प्रक्रमों की एंथैल्पियों का योग। क्या आ जाएगा नेट डेल्टा एच में, बताओ, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी ऐसा ही प्लस आयनन एंथैल्पी प्लस जलयोजन एंथैल्पी। सुनते जाना ध्यान से, बताओ मुझे नेट डेल्टा एच का मान ज्यादा से ज्यादा माइनस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लस में चाहिए, अभी बोल ही रहा था मैं, ज्यादा से ज्यादा माइनस, ये रख दे, क्लियर है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा किसमें चाहिए, माइनस में। अगर डेल्टा एच ज्यादा से ज्यादा माइनस में होगा तो डेल्टा जीबी क्या होगा, डेल्टा जीबी ज्यादा से ज्यादा किसमें मिलेगा, माइनस में, क्लियर है क्या। यहां पर अब एक समीकरण आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएगी, पता नहीं अभी तक आई है नहीं है, डेल्टा जी नॉट। ये नॉट अगर लिख रहे हैं तो केवल याद नहीं किसके लिए लिखा जा रहा है, मानक परिस्थितियों के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आया हुआ क्या समीकरण, बोलो आई या नहीं आई, आ जाएगी आगे, ठीक है। यहाँ पर अब इस समीकरण को देख के बताओ कि अगर डेल्टा जी का मान ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव है तो ई नॉट सेल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि आगे साइन कौन सा आ रहा है, माइनस। पहले एक बार समझ लो इसको मैं लिखवा देता हूं, डेल्टा जी नॉट का मान अधिक नेगेटिव होने पर ई नॉट सेल अधिक, बोलो आगे, पॉजिटिव होगा। फाइनल लाइन तक आ चुके हम लोग। अब सुनना ध्यान से, तो उस क्वेश्चन के आंसर पे आ जाओ। बताओ लिथियम ऊपर क्यों आया होगा, सीजियम की जगह लिथियम क्यों आया, बोलो। क्योंकि लिथियम के लिए जब तीनों को जोड़ेंगे, सुनना ध्यान से, तो ज्यादा माइनस किसके लिए आ रहा होगा, लिथियम के लिए। डेल्टा एच का मान लिथियम के लिए ज्यादा माइनस आ रहा होगा, डेल्टा जी भी उसके लिए क्या आ रहा होगा, ज्यादा माइनस। एन एफ तो मैं बता देता हूं, एन क्या है, अभिक्रिया के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान त्यागने या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो संख्या आ जाएगी, और एफ क्या है, ये तो आ गया होगा फेराडे कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर तो इनेट से सेल का मान उतना ही, लिथियम के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब तो समझ में, क्योंकि लिथियम के लिए ओवरऑल डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा होगा, इसका आंसर आपके पास है, बताओ लिथियम के लिए ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव क्यों आ रहा होगा। तीनों प्रोसेस को देखो, आंसर दो। जलयोजन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव, ठीक है। यहां पर क्योंकि लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में किसकी साइज छोटी है, लिथियम प्लस की, ठीक है। यहां पर और याद करो जल के अंदर बड़ा आकार किसका होगा, लिथियम का या सीजियम का, लिथियम का। केमिकल बॉन्डिंग में बड़ा होगा ना जलयोजन। एक एक प्रोसेस को देखें, बताओ पहला पद किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है, लिथियम के लिए, सीजियम के लिए, सीजियम के लिए। मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक में क्या होती है, कमी, बताया था। किसमें कम ऊर्जा खर्च होगी, खर्च कर रहा हूं ना यहाँ पर, तो किसमें कम खर्च करनी है, सीजियम। सेकंड में आओ, किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है, सीजियम के लिए, यहां भी कम ऊर्जा खर्च करनी है। तीसरा किसके लिए फेवरेबल है, तो उससे कोई फर्क नहीं कौन सा प्रक्रम फेवर करा नहीं करा, आपको तो ओवरऑल इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ के डेल्टा एच का मान देखना, वो ज्यादा नेगेटिव किसके लिए आ रहा है, लिथियम के लिए। आगे क्या आपके समझ में, ऐसा नहीं कि सर ये दो फैक्टर तो सीजियम को फेवर कर रहा है और लिथियम को कितना कर रहा है, एक, उससे मतलब नहीं, वो एक कितना ज्यादा कर रहा है कि डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव किसके लिए आ गया, लिथियम के लिए। और ये तो समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, जब इन दोनों के प्लस का मान कम हो, किससे, थर्ड स्टेप के माइनस। आया ही नहीं है सबके समझ में, क्लियर, अच्छे से छापो। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखवाने वाला हूं, ये जैसे ही लिखोगे आप कि क्यों लिथियम का एसओपी ज्यादा हो रहा है। हो गया लिखने का काम कंप्लीट।
आज इवनिंग में मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, ले लूँ आज? ये तुम्हारी सहमति लेना बहुत जरूरी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक परफॉर्मेंस छपवा दूँ, उस पर सिग्नेचर और करवा लूँ कि मेरे को मानसिक शारीरिक, ठीक है, पर आत्मा से कोई दुख दर्द नहीं। ऐसा एक परफॉर्मा बनवाने वाला हूँ जब भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। पूरे होश आवाज में सिग्नेचर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, पर वो लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मैथ्स वाले आगे चल रहे हैं, ठीक है, पर उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। रिकॉर्डिंग किसकी होती है? आपकी क्लास में। तो मैं चाहता हूँ ये क्लास उनसे आगे हो जाए ताकि उनको रिकॉर्डिंग प्रॉपर मिलती रहे, क्योंकि वो आगे तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको अभी कोई वीडियो मिल नहीं रहे अगर उनको रिवाइज करना हो, ठीक है ना। यहाँ पर तो आज क्लास लेके मतलब इवनिंग में मैं आपको आगे लेके आ जाऊंगा, फिर क्लास लूंगा तो उनको फिर वीडियो प्रॉपर मिलते रहें। तो टाइमिंग मैं आपको 5 बजे से ले लूँ क्लास, बोलो? ये फैमिली वाले लोगों को पूछना पड़ेगा ना तुम लोगों से। 4 बजे से 4 बजे से ले लूँ, ठीक है। और आवाज नहीं, अब 4 बजे मेरे लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 o'clock और सबको क्लास अटेंड करनी है, कंडीशन यही है। चलिए चले आगे, चलो देखो अब लास्ट लाइन लिख लो इसमें, ये वाली। डेल्टा जी का मान अधिक नेगेटिव होने पर ई नॉट सेल, सेल के बारे में हम जानते हो ना। यहाँ पर सेल का मतलब वही रेडॉक्स पूरा आ गया, ऑक्सीकरण और अपचयन। और जब ऑक्सीकरण होगा तो केवल एसओ भी आ जाएगा, और जब अपचयन होगा तो एसआर भी आ जाएगा। अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा हूं, लिखें। तो ये तो कंसेप्चुअल था उस क्वेश्चन को समझाने के लिए, सॉल्यूशन को, क्योंकि हालांकि ये भी यहाँ भी हमें इनोड ही पढ़ना था तो ये समझाना जरूर था। तो लिखो अब, आईपी अधिक होते हुए भी, आईपी अधिक होते हुए भी लिथियम का एसओपी सीजीएम से अधिक है। कंफ्यूज मत हो ना, ये लाइन सही है। आईपी अधिक होते हुए भी लिथियम का एसओपी अधिक है, क्योंकि आईपी तो कम होना चाहिए था ना, एसओपी अधिक है क्योंकि लिथियम की जलयोजन एंथैल्पी, क्योंकि लिथियम की जलयोजन एंथैल्पी सीजीएम की तुलना में अत्यधिक होती है। एक्चुअल में इतनी ज्यादा कि वो 2 फैक्टर को भी ओवरकम कर रही है, उन पे भी भारी है। लिथियम की जलयोजन एंथैल्पी सीजीएम की तुलना में अत्यधिक होती है। कहानी सारी समझ में आई गई होगी। ये सब कुछ गणितीय मान पर है सारी कहानी। जैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जैसे वर्ग 1 में अगर हम एसओपी के आधार पर हम तत्वों को जमाएं तो सबसे आगे कौन आएगा? लिथियम। आ रहेगा समझ में? यहां पर फिर आएगा उसमें सीजीएम, फिर पोटेशियम, इस टाइप से वैल्यूज है वो, ठीक है। यहाँ पर परफेक्ट आंसर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि लिथियम सबसे ऊपर आ गया तो फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा। तो अब तो समझ में आता है कि वो तो डेल्टा जी का मान कितना माइनस आ रहा है उसके हिसाब से ई नॉट सेल क्या आएगा उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो लिथियम सबसे आगे, फिर सीजीएम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को लगभग बराबर मानते हैं। वर्ग सेकेंड में अगर हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देना जो मैं पूछ रहा हूँ। वर्ग सेकेंड में जो एसओपी के मान है वो आईपी के हिसाब से ही है। मैंने जो बोला उसको ध्यान से सुनना। क्षारीय मृदा धातुओं में जो एसओपी के मान है वो आईपी के हिसाब से ही है। तो बताओ सबसे आगे एसओपी में कौन होगा? बोलो आंसर। बेरिलियम या बेरियम? बोलो आंसर। बेरियम। हालांकि तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, मेरे तो दोनों एक जैसे सुन रहे हैं। आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है जो भी बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आंसर आएगा बेरियम, ठीक है। यहाँ पर क्यों आएगा? क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर आईपी क्या हो रहा है? कम। और मैंने क्या बोला कि आईपी के हिसाब से ही एसओपी है। अब वहां ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन बिल्कुल समझ लो कि तीनों को जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं कोई आईपी के हिसाब से आंसर आए, तीनों को जोड़ा। बेरियम के लिए डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव आया तो एसओपी भी क्या गया? ज्यादा पॉजिटिव। बात आई समझ में? तो तीनों को पदों को जोड़ने पर जो ओवरऑल डेल्टा एच आ रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। और वर्ग सेकंड में जो वैल्यू जो किसके हिसाब से आ जाती है? आईपी के हिसाब से। और मैंने आपको जो ट्रिक लिखवाई थी लीना के, बोलो क्या लिखा था?
लीना के ससुर ने बाप काका, बेरियम पहले ही है, बेरिलियम वो देख लेना, बेरियम पहले ही है, वो एसओपी का ही तो ऑर्डर था ना यहाँ पर। क्लियर है सबके? चलिए आगे लिखो इसमें, अब आगे एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं, हालांकि इसको हम सॉल्व आप लोग करके लाओगे, क्योंकि बात एसओपी को की तो एसआरपी को कहीं को छोड़े, इसको भी साथ में साथ ले लें। सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? फ्लोरीन का। एसआरपी का मतलब अपचयन, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। बताओ आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी? क्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। मतलब सबसे नीचे कौन होना चाहिए एसआरपी में? सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए? क्लोरीन को होना चाहिए। बात आई, वहां भी गड़बड़ है ना मामला, जैसे यार लिथियम सीजियम का था, तो वो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं क्योंकि मिलता जुलता ही है। लिखो Cl2 का डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी F2 से अधिक है, फिर भी एसआरपी, फिर भी एसआरपी बोलो क्या आएगा? F2 का सर्वाधिक होता है, क्यों?
हाँ लिख लिया क्या सबने? ठीक है, इसमें 5-6 लाइन छोड़ देना इसके लिए। हाँ लिख लिया सबने? चलो अब आगे आओ। आवर्त में ई नॉट के मान में आवर्तिता। आवाज का तो मैं भूलता ही हूँ, तो पानी की बोतल भिजवा देना। हाँ देखो यहाँ पर आवर्त में ई नोड एसआरपी के मान में आवर्तिता। ठीक है, यहाँ पर लिखो 3D सीरीज। देखो वैल्यूज तो आपको सीट में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में भी दी हुई है। मैं केवल 1-2 वैल्यूज लिखवा देता हूँ। -1.63 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की याद है ना, यहाँ पर विभव भी होगी इसकी इकाई, वोल्टेज में आएगा यहाँ पर। कॉपर के लिए होता है +0.34 -0.76। तो स्कैंडियम के लिए तो कोई मान आएगा ही नहीं, यहाँ पर लगा माइनस। ये जो ई नोट दिया हुआ है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से तो आ गया होगा, M+2 और M। ये नोटेशन पढ़ लिए थे क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? अगर M इस साइड हो, दाईं ओर हो, तो ये कैथोड होता है, एनोड होता है? कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? एसआरपी की। तो यहां से भी पता लग जाएगा इस साइन से भी कि अपचेन हो रहा है तो एसआरपी है। अब सुनना ध्यान से, ई नॉट अगर केवल लिखा गया तो मैंने बता ही दिया है वो कौन सा होता है, केवल एसआरपी। अब आप आंसर और रटना नहीं तो इन चीजों को, हमें गणितीय मान तो वैसे भी मैंने बताया था कि समझने के लिए होते हैं। एसआरपी का मान बढ़ेगा या घटेगा, इसका आंसर दो। बाएं से दाएं जाने पर, किसी भी सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर एसआरपी के मान में कमी होगी या वृद्धि होगी? कौन बताए, मतलब इसका आंसर बोलो। और ये कैसे पता लगा वृद्धि होगी, कौन बताएगा? ये बहुत आसान आंसर देना ही कि वृद्धि होगी। और आप धातु से अधातु की तरफ जा रहे हो, मतलब बहुत सारे तरीके समझने के। तो इधर लिथियम और उधर कौन है? फ्लोरीन। लिथियम का एसओपी सबसे ज्यादा और उधर फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा। हम दाएं मतलब धातुओं से किस साइड जा रहे हैं? अधातुओं की तरफ। धातुओं के एसओपी ज्यादा होंगे तो अधातुओं के एसआरपी। तो एसआरपी के मान में तो क्या होगी? वृद्धि। इसका मतलब ई नॉट बढ़ेगा। इसको मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं ई नॉट को कि ई नॉट के नेगेटिव मान में क्या आएगी? कमी। क्योंकि आप माइनस से किसकी तरफ जाओगे? जीरो की तरफ। जैसे एक वैल्यू जब आप देखोगे ना, ये -1.63 है, -1.18, तो नेगेटिव मान क्या होगा? कम होगा ना यहाँ पर। और नेगेटिव मान कम होने का मतलब वृद्धि या कमी? बोलो वृद्धि। अरे नेगेटिव मान कम होने का मतलब क्या हुआ? वृद्धि तो हुआ। अब आते हैं एसआरपी और एसओपी। आपको बताइए गणितीय रूप से क्या होते हैं? समान, केवल चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत। तो एसओपी का मान बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अरे जैसे ये माइनस को किस में चेंज करो? प्लस में। फिर ये भी प्लस में चेंज करो तो अपने आप दिख रहा नहीं यहाँ पर कि, और मैंने बता दिया नहीं तो रटने की जरूरत ही नहीं। एसआरपी तो वैसे ही बढ़ेगा, तो एसओपी क्या होगा? घटेगा। एसओपी घटेगा तो M2+ बनाने की प्रवृत्ति घटेगी या बढ़ेगी? बोल दे जाओ फटाफट आंसर। ये सारी चीजें आसान है, अगर हम चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं तो बोलो घटेगी। एसओपी घट रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घट रही है, तो M2+ बनाने की प्रवृत्ति भी घटेगी। रासायनिक क्रियाशीलता घटेगी या बढ़ेगी? बोलते जाओ फटाफट।
ये तो अभी जस्ट बताया है मैंने, आईपी के साथ भी बता दिया था और यहाँ भी बता रहा हूँ, बोलो फटाफट। घटेगी, क्योंकि आप धातु से बार बार बोल रहा हूँ किस साइड जा रहे हो, अधातु की हो। क्रियाशीलता कम होनी है ना यहाँ पर। धातुओं की क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, याद करो। अरे सब धातु ही तो है। धातुओं की क्रियाशीलता का मतलब किससे होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। घट रहा ना एसओपी। तो रासायनिक क्रियाशीलता धातुओं का मतलब, धातु के केस में क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति से तो है। हम ऐसे ही याद रख सकते हैं कि इधर धातु और उधर अधातु, मतलब केवल आवर्त सारणी में इधर धातु और उधर अधातु, बस उसी से आंसर आ गई सारी। ई नॉट के मान में क्या आएगा, ई नॉट मतलब एसआरपी। एसओपी के लिए मुझे फिर अलग से बताना पड़ेगा कि एसओपी में क्या होगा। M2+ बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम। रासायनिक क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। कारण अब आपको बताना है ये ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो कारण के लिए बहुत सिंपल सा आंसर आपके पास है, सुनना ध्यान से। बताओ एसओपी कितने कारकों पे निर्भर करता है, 3 लिख रहे हैं अब जस्ट अभी हमने। कौन कौन से, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, आईपी और जलयोजन एंथैल्पी। उसमें से आप कौन सा कारण बताने वाले हो, बोलो। आप कौन सा कारण यूज में लेने वाले हो इनको समझाने के लिए। जलयोजन एंथैल्पी पढ़ा क्या तुम लोगों ने, आईपी। अरे तुम लोगों ने भी क्या पढ़ा डी ब्लॉक में, आईपी तो पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर तो सीधी सी बात है, जो पढ़ा उसी को तो यूज में लेने वाले हैं हम। ठीक है, यहाँ पर तो हम जो भी आंसर देंगे उसका मेन आधार क्या रहेगा हमारा, आयनन विभव। कारण क्या बताओगे, आईपी में क्या होती है, वृद्धि। और आईपी में वृद्धि होगी तो याद आ गया सारी कहानियां, देखो आपस में चीजें कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। आईपी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि प्लस मान बढ़ेगा तो भी कहीं ना कहीं वो माइनस को कम करेगा ना, डेल्टा एच की। डेल्टा एच का माइनस कम होगा तो डेल्टा जी का माइनस भी कम होगा, तो ई नॉट एसओपी भी क्या होगा, कम। बात आ गई सबके समझ में। तो यहाँ क्योंकि हमने आईपी तो पढ़ा है, तो कारण बताने के लिए किसको यूज में लेंगे यहाँ पर, आईपी को। बात आ गई यहाँ तक सबके समझ में। अब केवल एक धातु ऐसी है, ये आपको पहले से ही पता, मैंने इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में बता दिया था। लिथियम सबसे ऊपर, H बीच में और फ्लोरीन नीचे। तो जो H के ऊपर धातुएं उनके एसओपी के मान क्या थे, लिखवाया था नहीं तो मैंने, बोलो। पॉजिटिव। अरे हाइड्रोजन का एसआरपी एसओपी 0 होता है। जब आप लिथियम से नीचे आते हो तो एसओपी तो क्या होगा, घटेगा और एसआरपी बढ़ेगा। तो जो भी धातुएं H के ऊपर है उनके एसओपी क्या होंगे, पॉजिटिव। एसआरपी क्या होंगे, नेगेटिव। ज्यादातर धातुएं H के ऊपर ही तो मिलनी चाहिए। नीचे कौन कौन सी मिलती है मैंने रटवा दी आप लोगों को, बताओ कौन कौन सी है। 3 तो ज्वेलरी धातुएं, कौन कौन सी बोलो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और 2 कॉपर और Hg। आ गया ना कॉपर। कॉपर के एसआरपी का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव। धातु होते हुए भी एसआरपी पॉजिटिव है, इसका मतलब एसओपी क्या होगा, नेगेटिव। बात आई नहीं सबके समझ में। तो केवल कॉपर इस सीरीज में ऐसा धातु है जिसका एसआरपी तो पॉजिटिव है, और ये आपको पहले से पता है क्योंकि ये H के कहां पर है, नीचे। केवल 5 धातुएं जो H के नीचे है उनके एसओपी तो क्या होंगे, नेगेटिव, और एसआरपी क्या होंगे, पॉजिटिव। अब इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, पर आप खुद ही बताओ कि कारण क्या है इसका, सोचो। कॉपर धातु होते हुए भी इसका एसओपी तो नेगेटिव है। आप समझना इस बात को, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, प्रवृत्ति। आप खुद ही सोचो ना, किसी में एसआरपी एसओपी अगर 0 तो हम क्या मानेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है न ग्रहण करने की। मान पॉजिटिव में जाने का मतलब वो प्रवृत्ति बढ़ेगी और माइनस में जाने का मतलब घटेगी। धातु होते हुए भी इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है ना हमें, क्योंकि इसका एसआरपी तो पॉजिटिव और एसओपी क्या है, नेगेटिव। जनरली धातुओं के लिए एसओपी का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका कारण क्या होना चाहिए बताओ। तो सीधा सा आंसर ये रहा आपके पास, डेल्टा एच। अरे इन तीनों को जोड़ा कॉपर में, मान नेगेटिव की बजाय क्या आया, पॉजिटिव। देखते जाना आप, डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, डेल्टा जी भी क्या आ गया, पॉजिटिव, और ई नॉट एसओपी क्या जाएगा। अभी एसओपी क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, त्याग। एसओपी नेगेटिव आया, कितना आया, -0.34। तो एसआरपी कितना आ गया, +0.34। आ गया समझ में। तो जो भी आंसर देना इन 3 कारकों से तो देना आपको, ऊर्ध्वपातन, आईपी या जलयोजन, एंथैल्पी। तीनों को जोड़ने पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसी से डिसाइड होगा कि एसआरपी एसओपी का मान प्लस आएगा या माइनस। लिख लो, फिर हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे अलग अलग, और वही आईपी की तरह रटने नहीं है वो भी पॉइंट्स, केवल समझने के लिए अपने आप आंसर देने लग जाओगे अगर ये चीजें समझ में आ गई तो। लिख लिया क्या सबने,
हाँ लिखा हूं फर्स्ट पॉइंट, इसमें लिख देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लूं। फर्स्ट, कॉपर का ई नॉट, बोलो क्या लिखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो जल्दी से, पॉजिटिव है, धनात्मक है। कॉपर का ई नॉट धनात्मक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे तो इसका एसओपी क्या होगा, बोलो, नेगेटिव। कारण क्या बताएंगे, प्लस मान कहीं ना कहीं माइनस से ज्यादा हुआ होगा ना। प्लस मान किस किस के होते हैं, फर्स्ट टू के, और माइनस मान किसका था, थर्ड का। तो प्लस माइनस के लिए सिंपल लाइन ये तो आनी है यहां पर, तो लिखो क्योंकि ऊर्ध्वपातन व आयनन एंथैल्पी का धनात्मक मान। समझ में आ रहा है क्या यहां पर, क्योंकि ऊर्ध्वपातन व आयनन एंथैल्पी का धनात्मक मान, बोलो अपने आप लिखो आगे लाइन, क्या लिखोगे, जलयोजन एंथैल्पी के ऋणात्मक मान से अधिक है। जलयोजन एंथैल्पी के ऋणात्मक मान से अधिक है। यहां तक डाउट क्लियर है अच्छे से, लाइन क्लियर हो गई नहीं, ये प्लस मान ज्यादा होगा माइनस मान से, जिनमें माइनस आ रहा वहां जलयोजन एंथैल्पी का माइनस मान दोनों प्लस से क्या है, ज्यादा है। जो सिंबल मैथ्स है ना, यहां पर आगे लिखते हैं, 3D श्रृंखला के अन्य तत्वों के ई नॉट मान, अब बताओ क्या लिखोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। पर साथ के साथ ये भी लिखना है कि एसओपी पॉजिटिव, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा एसओपी पे रहेगा। धातु है तो मैं एसओपी की बात ज्यादा करूंगा। ई नॉट मान नेगेटिव होते हैं, अर्थात वो एसओपी पॉजिटिव है। अब एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, पहले देख लो उसके बाद बात करेंगे। एम की अभिक्रिया अगर H प्लस के साथ करवाई जाए, मैंने आपको कई जगह बता रखी रिएक्शन, और ये भी बोला था कि केमिस्ट्री में कोई भी धातु आ जाए तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। M इलेक्ट्रॉन त्याग करके कहां पहुंच जाएगा, धातु आयन में, और H इलेक्ट्रॉन लेके वही परमाणु बनाएगा, और परमाणु से क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो बताओ ये अभिक्रिया कौन देगा और कौन नहीं देगा। M का नेचर डिसाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। हाइड्रोजन का SRP और SOP कितना होता है, बताया था 0। अब आपके पास दो हैं, इसका SOP अगर 0 है तो M का SOP क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी अभिक्रिया संभव है या नहीं। क्योंकि याद नहीं, जैसे एक्स वाई दो दिए मैं आपको, किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा ये डिसाइड कौन करेगा, SRP और SOP के मान। बहुत सिंपल है, नहीं भी पढ़ा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ लोगे। जैसे एक्स और वाई आपको दिए मैं, जिसका SOP ज्यादा होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, जिसका SRP ज्यादा होगा उसका क्या होगा, अपचयन, क्योंकि तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और प्रक्रम क्या होगा, स्वतः। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन का SOP SRP कितना है, 0। तो अगर ये धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसका SOP क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर तो बताओ ये कॉपर अभिक्रिया दे देगा क्या, ये वाली अभिक्रिया कॉपर दे देगा या नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि कॉपर के लिए SOP क्या हो जाएगा, माइनस की तो वैल्यू भी बता मेरे को, -0.34। इसको मैंने आपको इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में भी बता दिया कैसे। H प्लस अगर किसी में अपचयित हो रहा तो ये अम्ल कौन सा होता है, नॉन ऑक्सीकारक। आज ही जाके देख लेना, नॉन ऑक्सीकारक अम्लों की अभिक्रिया जब हमने करवाई थी तो H के ऊपर तो गई थी और यही बना था, और H के नीचे वाले धातुओं के साथ क्या लिखा था आपने याद करो, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कॉपर H जो ये 5 धातुएं थी उनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लॉजिक यहां से भी समझा दिया था और वहां रीजन अलग बताया था। वहां किसी को पता है क्या लिखा था हमने, या क्या लिखा हुआ था, डेल्टा जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही दुर्बल है इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। आज ही जाके देख लेना जो मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म की सीट है या नहीं, पहले तो बताऊं, सबके पास है क्या, अभी जल्दी से निकालो और देखो। अभी लेता हूं मैं मैकेनिज्म, उसमें देखो ये वाली रिएक्शन, नॉन ऑक्सीकारक अम्लों की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में धातुओं के साथ अभिक्रिया है, नहीं तो जाके देख, नहीं मुझे लग नहीं रहा तुम लोगों के पास नहीं है ना, कोई बात नहीं, जिनके पास हो भी घर पे देख लेना। पर ये रिएक्शन समझ में आ गई नहीं आ गई, तो लिखो आगे। अतः
अभी लिखनी नहीं क्योंकि मैंने बोला था ना, भी रुक जाना, पहले लाइन कंप्लीट करो। अतः ये धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अतः ये धातु अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। किंतु आगे एक लाइन, किंतु H2 मुक्त होने की दर अत्यधिक कम होती है। किंतु H2 मुक्त करने की दर, मतलब हाइड्रोजन गैस बनने की दर एक ही बात है, H2 मुक्त करने की दर अत्यधिक कम होती है, या कई धातुएं H2 गैस मुक्त नहीं करती है। किंतु कई धातुएं H2 गैस मुक्त नहीं करती है, क्योंकि सतह पर ऑक्साइड परत का निर्माण हो जाता है। क्योंकि सतह पर ऑक्साइड परत का निर्माण हो जाता है। लिख लो रिएक्शन अभी। हाँ भी लिख ली रिएक्शन सबने। बताओ ये कॉपर अभिक्रिया देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में। कॉपर के एसओपी का मान नेगेटिव होने के कारण, कॉपर के एसओपी का मान नेगेटिव होने के कारण यह अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करता है। कॉपर के एसओपी का मान नेगेटिव होने के कारण यह अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करता है। किंतु कॉपर सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4, अब आपको याद है कि किस टाइप की अम्ल है? किंतु कॉपर सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4, ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीकारक अम्ल। याद आ गया क्या? नॉन ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक अम्ल, ये इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म भी अब पढ़ी लो भाई, तुम लोग तैयार कर लो इसको। ऑक्सीकारक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4, ब्रैकेट में क्या लिखा? ऑक्सीकारक अम्लों से अभिक्रिया कर लेता है। ये रिएक्शन ऑलरेडी आप खुद ही लिख के लाओगे, कॉपर प्लस सांद्र HNO3। इवन मैं तो कॉपर प्लस डाइल्यूट भी लिखवा देता हूँ, डाइल्यूट HNO3, और कॉपर प्लस सांद्र H2SO4। मैंने लाइन इसलिए लिखवाई है क्योंकि इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में थी ये कॉन्सेप्ट। हमने ऊपर क्या लिखा? ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेगा, पर हमने साथ के साथ क्या लिखा? बाकी और अम्लों से कर रहा है। तो अम्लों के नेचर में फर्क है ना। हम जो बात करेंगे, जो H+, जिन अम्लों में H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अम्ल कौन से होंगे? याद करो, अब नॉन ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक अम्ल किनको बोलते हैं बताओ? कितने स्टूडेंट्स को क्लास में डेफिनेशन पता है? खड़ा हो रहे, क्या होते हैं ऑक्सीकारक अम्ल? ऑक्सीकारक अम्ल कौन से होते हैं? मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब मैं संडे तक का टाइम दे रहा हूं,
मंडे से मुझे आदित्य ही याद दिला देना कि सर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म, 15 ऑप्सियम याद है या नहीं तेरे को? 15 ऑप्सियम है। आज घर जाके मम्मी को बोल देना पूड़ी हलवा सब्जी जो भी बनानी ना बनवा लेना, वरना मैं बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से मंडे से। मतलब अभी भी खड़े होके बेशर्मों की तरह मुझे बोलोगे कि पूरी याद नहीं है। तो 2 बजे बाद मिलके जाना। क्या नाम है? ये देखो मैं आज से डायरी भी लेके आ गया हूँ, तुम्हारी जन्म कुंडली लिखूंगा इसमें। कल ही खरीदी है 15 रुपए खर्च करके। इसमें वीआईपी स्टूडेंट के नाम रहेंगे इस जैसे। ये काम मंडे से स्टार्ट करने वाला था पर मैं आज से ही शुरू करने वाला हूँ। 2 बजे तुम मुझसे मिलके जाना रहे, ठीक है? यहाँ पर मैं मंडे से मुझे आते ही याद दिलाओगे। मैं 5 या 10 मिनट इसी में देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अब तेरे को आंसर थोड़ी आएगा इसका। और खड़ा इधर देख, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट से कर रहा हूँ। कितने स्टूडेंट है जिनके पास इसका आंसर है? हाथ खड़े करो कि हमारे पास आंसर है सर इस क्वेश्चन का। जिसका इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म तैयार हो दे देगा आंसर। कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, NO2 बनेगी और वाटर बनेगा। डाइल्यूट के केस में आ जाओ, कॉपर का नाइट्रेट बनना ही है। और कौन सी केस बनेगी? +1 तो ऊपर और +2 नीचे, हट जाने चाहिए। NO बनाएंगे और वाटर। H2SO4 में आ जाओ, कॉपर का सल्फेट। और अब कॉपर को बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा? सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2। अपने आप ही आंसर, अगर वो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म याद है तो। वो 4 पेज याद कर रखे हैं तो। और कैसे याद कर लें सर? हमारे लिए केमिस्ट्री आसान हो जाएगी अगर याद कर लेंगे। हम तो मुश्किल उठाने वाले हैं ना, कांटों पे चलने वाले हैं। कैसे याद कर लें वो 4 पेज? मैं केवल संडे तक का टाइम दे रहा हूं, लिखो आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो। निकल के लिए अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी से ही है। 1 मिनट आप ले लो।
अप्लाई करूंगा अगर अब आवाज जाएगी। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मैग्नीज, जिंक और निकल के ई नॉट के मान, ई नॉट बार बार बता रहा हूं किस कौन सा है, एसआरपी, जब कुछ नहीं लिखा गया है, अपेक्षाकृत अधिक ऋणात्मक होते हैं, क्यों? मैं अभी भी बोल रहा हूं रटने से चीजें नहीं आने वाली, देखो यहाँ पर चीजों को रिलेट करना सीखो। कोई बताएगा क्या इसका आंसर? जिंक, मैग्नीज, जिंक और निकल, निकल के लिए तो चलो आंसर देना हो सकता है मुश्किल, पर इन दो के लिए तो दे सकते हैं, कैसे? और कम से कम बताने के बाद तो चीजें अच्छे से क्लियर हो ही जानी चाहिए कि जब भी आए तो हम दे देंगे आंसर सर। सबसे पहले आते हैं, क्योंकि ई नॉट जो यहाँ पर आपको दिया गया कौन सा दिया गया, मैंने बताया था ना, एम 2+ से क्या बना रहे हैं, एम, मतलब लिखा तो ऐसा गया था पर एम से आप क्या बना रहे हो, एम 2+, क्योंकि मेन ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें कौन सी मानते हैं हम, +2। ई नॉट का मान भी याद रखना कि हर ओएस के लिए अलग अलग मिलेगा, +1 के लिए अलग मिलेगा, +2 के लिए अलग मिलेगा, +3 के लिए, यहाँ पर ये +2 की मान दिए हुए हैं। तो मैग्नीज अगर +2 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d5। फिर इसका आंसर देखो आईपी से आने वाला है। जिंक 2+ का क्या होगा, तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा मैग्नीज और जिंक में, तो ये क्या प्राप्त कर रहे हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आईपी का मान अपेक्षाकृत कम हो गया, तो अभी मैंने बार बार समझाया कि जहां एनर्जी दे रहे हैं वहां फायदे का सौदा किसमें है, कम से कम ऊर्जा खर्च हो। इस चीज को मैं दोबारा ध्यान से समझा देता हूं, ध्यान से समझ लो दोबारा। यहां देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो फायदा कब है, ये प्लस कम से कम हो, ये प्लस कम से कम और ये माइनस ज्यादा से ज्यादा, बस ये चीज देखना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इन तीन चीजों पे ध्यान रखना है यहाँ पर कि ओवरऑल मान नेगेटिव या पॉजिटिव कब आएगा, वो गणितीय रूप से समझ में आ ही रहा है कि दोनों के प्लस से ये माइनस ज्यादा तो माइनस, और प्लस माइनस से ज्यादा है तो प्लस, ये तो सिंपल गणितीय है ना। तो जिंक और मैग्नीज में हम आंसर किसका कैसे देंगे, D5 और D10 के स्थायित्व के आधार पर। लिखो इसका आंसर, पहले तो ये लिख लो और आगे लाइन लिख लो। मैग्नीज व जिंक में द्वितीय इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होता है, आसानी से होता है, क्योंकि ये क्रमशः, क्या लिखोगे आगे बताओ, क्योंकि ये क्रमशः, बोलो, D5 व D10 स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः D5 आगे इसका तो आंसर निकल के लिए क्या आंसर है, देखो निकल में जलयोजन एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होने के कारण निकल में जलयोजन एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होने के कारण ई नॉट अधिक नेगेटिव होता है, ई नॉट अधिक नेगेटिव होता है। एक और क्वेश्चन लिखो, ई नॉट अत्यधिक नेगेटिव या ऋणात्मक होता है। निकल को हमने किससे जोड़ा, जलयोजन एंथैल्पी के नेगेटिव मान, और इन दोनों को आईपी से देख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, Cr2+ अपचायक है, क्योंकि हम रेडॉक्स की तो बात कर रहे हैं, जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है। जबकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 है।
सम जैसे आएगा सम जाइए का जाइए, सही लिखा गया ये है? क्या अरे मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, जय आएगा कि जय आएगा, तो वो जाने वाला हो जाएगा। इसका तो आंसर सबके पास, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट रिपीट ही हो रहे हैं, इसके आंसर में भी कोई नई चीज नहीं आने वाली। बोलो आंसर। हाँ एम एन आएगा, सॉरी एम एन 3+। हाँ देखो अब ध्यान से, इसका आंसर क्रोमियम 2+ है, सुनते जाना। अब अगर ये अप जाएगा तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण, Cr2+ से कम हो जा Cr3+। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोमियम में 2 ही मेन मिलेगी, तो +6 में अगर ये दिया गया तो ये याद भी रखना चाहिए, जब इसका अपचेन होगा तो कहां जाएगा, ये +3 में। क्रोमियम में मेन 2 ही होती है, या तो +3 या +6, तो +2 से कहां जाना जाएगा, ये +3 में। अब यहां पर पता करते हैं क्यों, बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम 2+ का 3d5 4s1 होता है, +2 का क्या हुआ 3d4, इसका कितना हुआ। अब ये 3d3 हम स्थायित्व बता सकते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वही हमें सोचना है। इधर आओ, Mn3+ क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का खुद का क्या होगा, अपचेन, क्या बनाएगा Mn2+। मैं इसका बोलूं 3d5 4s2 होता है ना, तो बोलो इसका, और इसका 3d5 आगे, इसका तो आंसर स्थाई EC। अरे +2 में स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर रहा है, इसलिए बिल्कुल ऑक्सीकारक होगा ये। तो प्रॉब्लम ये आ गई, D3 को स्टेबल कैसे बताएं, बिल्कुल बता सकते हैं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन में जाना पड़ेगा, T2G और EC, ये अब याद रखना। तो D3 आ गया क्या, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1-1, तो D3 भी किसमें आ गया, स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। अब तो आंसर लिख लो, तो केवल डायग्राम फॉर्म में आंसर लिख लो, इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख लेंगे। क्रोमियम +2 से +3 में क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि +3 में ये स्थाई D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। अब D3 जनरली वैसे तो नहीं पता लग रहा, पर इसका आंसर किससे मिलेगा, कोऑर्डिनेशन से। मैंगनीज 3+ ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि +2 में ये स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 प्राप्त करता है। लिख लेंगे ना हम लैंग्वेज तो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लिख लिया, जल्दी करो भी, डायग्राम तो बनाने हैं। M3+ से M2+ E0। अब यहां अलग से एक पैरा दिया हुआ, इसको भी समझ लेते हैं, और बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। अब अगर ये ऐसे लिखा गया तो हम यहां पर पहले तो ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं, पहले तो बताओ। +3 से आप कहां गए, +2 में, कब गए होंगे, जब, अरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण, या भी ऑक्सीकरण क्यों बोल रहे हो तुम लोग,
तो ये किसकी बात हो रही है? अपचयन की। तो ये जो भी इनोड है वो अपचयन से संबंधित है। उल्टा लिखा जाता तो याद है नहीं, यहाँ पर वो अपने आप ही क्या हो जाता? ऑक्सीकरण। अब बहुत सिंपल चीज है कि मुझे केवल आपको ये बताना है आंसर में कि इनोड किसी भी तत्व के लिए कम होगा या ज्यादा। तो सिंपल सी कहानी है, यदि तत्व के लिए, तत्व या वही संक्रमण धातु के लिए M3+ ज्यादा स्थायी है, तो बताओ ई नॉट कम होगा या ज्यादा होगा? जल्दी से आंसर दे दो, यहीं पर लिखना है, कम या ज्यादा बता दो। अगर उसके लिए +3 ज्यादा स्थायी है तो ये जो ई नॉट मिलेगा ये कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, कम, क्योंकि वो +3 ज्यादा स्थायी तो +2 में क्यों जाना चाहेगा? वो नहीं जाएगा। अरे +3 अगर उसके लिए ज्यादा स्टेबल है तो उसी पे रहना चाहेगा ना, वो नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब ई नॉट का जो भी मान हो आपको क्या मिलेगा? कम। अगर दिए गए संक्रमण धातु के लिए सेम लाइन है, M2+ ज्यादा स्थायी है तो +3 से आसानी से किस में जाएगा? +2 में। +2 में जाएगा तो ई नॉट का मान क्या मिलेगा? ज्यादा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो जल्दी से। ठीक है, यहां पर अब मुझे केवल आंसर देते हैं ना, जिंक के लिए ई नॉट का मान कम या ज्यादा। पहले आप एक बार इसको सोल्व कर लो, लिख लेना, काम बाद में कर लेना, वर्बली आंसर दे सकते हो। कम या ज्यादा? बोलो ज्यादा। अरे जिंक तो केवल +2 ही बनाता है, ठीक है, यहाँ पर +3 बनाता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 3d10 आ जाता है ना वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यहाँ पर तो ई नॉट का मान क्या मिलेगा आपको? ज्यादा। आयरन के लिए बताओ, उसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर 3d10 की वजह से। जिंक 2+ में कौन सा विन्यास मिलेगा? 3d10। Fe के लिए आंसर दो, तो इसका आंसर कैसे देंगे? ध्यान से देखो, दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख लो आप। Fe 3+ में क्या होगा? बोलो 3d5, +2 में क्या होगा? 3d6। कौन ज्यादा स्थायी है? कौन ज्यादा स्थायी है? Fe3+। इसका मतलब ये आसानी से नहीं जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? कम। आ गया क्या सबके समझ में? बाकी एलिमेंट में लिख रहा हूं, लिख लो इसको, अपने आप ही लिखो ना, कम या ज्यादा। Mn तरीका बता ही दिया मैंने, दोनों अवस्थाओं को लिखो, नीचे लिखना, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना और फिर देखना कौन ज्यादा स्थायी है। समझ में आ गया ना सॉल्व कैसे करना है? Fe आ गया, मैंगनीज आ गया, वेनेडियम, वेनेडियम में भी वही 3+ और वेनेडियम 2+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आंसर दे देना। दे दोगे? हाँ भी जल्दी से बताओ, मैंगनीज के लिए, वेनेडियम के लिए। यहां पर देखो, पहले तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करो, स्केनियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। मेरे को भी वो ऐसे वो रटे हुए थोड़ी वही ट्रिक से देखना पड़ेगा, 3d3 और 4s2। तो V3+ का तो क्या हुआ? इतना टाइम लगाओगे क्या? 3d2। और वेनेडियम 2+ का क्या हुआ? 3d3। अभी तक तो पता नहीं था, पर अभी पता लगा कि 3d3 भी क्या होता है? स्थायी। आ गया ना T2G की वजह से। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ जाएगा ये भी, बोलो ज्यादा।
हालांकि एनसीईआरटी में लाइन गलत दी हुई है, ठीक है। यहां पर उसने अपेक्षाकृत निम्न मान बोला, हालांकि आगे तो सही लिखा उसने कि V2 प्लस क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर वहां उसने मान की निम्न की मतलब उच्च की बजाय क्या लिख दिया, निम्न। यहां तक क्लियर हुआ क्या मामला सबका? आगे लिखो, लास्ट एक दो लाइन और लिखनी है। रासायनिक क्रियाशीलता, हालांकि मैंने आपको इसमें हेडिंग अलग से दे रखी है एनसीईआरटी में। रासायनिक क्रियाशीलता ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, रासायनिक क्रियाशीलता और ई नॉट का मान। हालांकि मैंने जब याद है कि हमने लिखा ही था ना, बाईं से दाएं जाने पर क्रियाशीलता बताओ कम होगी या ज्यादा होगी, कम। अरे तो वैसे भी पता हमें, नहीं पढ़ते ई नॉट तब भी पता था कि आप धातु से किसकी तरफ जा रहे हैं, अधातु की ओर। इलेक्ट्रॉन जाने की प्रवृत्ति कम होनी है, आईपी बढ़ ही रहा है, तो क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी। तो इस चीज के लिए हमें ई नॉट की जरूरत थी नहीं वैसे तो। अब आते हैं इसमें एक दो पॉइंट लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका आंसर आप लोग ही दोगे। आवर्त सारणी में सबसे प्रबल अपचयक कौन है, लिथियम, जिसका एसओपी सबसे, ये तो याद है ना, और ये डायरेक्ट याद रखना भी नहीं है। एसओपी ज्यादा होने का मतलब सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, खुद का क्या होगा, अपचय। आवर्त सारणी में सबसे प्रबल अपचय कौन है, लिथियम। तो बताओ एस ब्लॉक धातुओं की तुलना में जो संक्रमण धातु है, प्रबल अपचय या दुर्बल अपचय, दुर्बल। मैंने बोला ना, लीना के ससुर ने बाप काका से मांगी आलमारी, याद आ गया, फिर वो दहेज के सामान स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऊपर तो एस ब्लॉक धातु ही है, उन्हीं के एसओपी के मान क्या होंगे, ज्यादा। ये तो बाद में आ रहे हैं यहाँ पर। तो दुर्बल अपचयक होनी किसकी तुलना में, डी ब्लॉक की तुलना में। क्यों है, इसका आंसर भी हमारे पास है, क्योंकि आईपी का मान क्या है, ज्यादा। आकार क्या हो गया, छोटा, और जेड प्रभावी क्या हो गया, ज्यादा। लिखो, एस ब्लॉक धातुओं की तुलना में, एस ब्लॉक धातुओं की तुलना में डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व दुर्बल अपचायक होते हैं, दुर्बल अपचायक होते हैं। क्योंकि इनके ई नॉट मान, क्योंकि इनके, अब इनके लिए एसओपी लिखो, क्योंकि इनके एसओपी मान, बोलो क्या लिखोगे आगे, अपेक्षाकृत, बोलो, कम होते हैं। हालांकि इतना लिखवाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी क्योंकि समझाया पूरा तो पूछ लेता हूं। बताओ क्यों इनके एसओपी के मान कम हुए। तीन फैक्टर हैं, ऊर्ध्वपातन, आईपी और जलयोजन एंथैल्पी। बताओ ऊर्ध्वपातन में आसान काम कहां पर है, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, क्योंकि इनके एमपीपी भी तो बहुत ज्यादा होते हैं, हार्ड मेटल से ही। समझ रहे हो इस बात को। तो पहला भी किसके लिए फेवरेबल हुआ, एस ब्लॉक के लिए। आईपी भी इनके क्या होते हैं, ज्यादा, वो भी फेवरेबल किसके लिए हुआ, एस ब्लॉक के लिए। जलयोजन एंथैल्पी इनकी ज्यादा होगी, क्योंकि इन पे चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा, साइज भी क्या है, छोटी। पर जलयोजन एंथैल्पी ज्यादा, मैंने बोला ना यहाँ पर, जैसे समझना इस बात को, लिथियम के केस में आपने क्या आंसर दिया था, जलयोजन एंथैल्पी से दे दिया था। पर यहाँ जलयोजन एंथैल्पी डी ब्लॉक वालों की ज्यादा होते हुए भी एसओपी के मान कम है। कारण, क्योंकि पहले दो फैक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा धनात्मक है। बात आई क्या सबके समझ में? तो इसी लाइन को लिखवा देता हूं, क्योंकि संक्रमण तत्वों की जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होते हुए भी, क्योंकि संक्रमण तत्वों की जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होते हुए भी एमपीबीपी अत्यधिक होने के कारण, एमपीबीपी व आईपी, एक साथ ही लिख लो ना, एमपीबीपी व आईपी अत्यधिक होने के कारण, एमपीबीपी समझ गए, ऊर्ध्वपातन, एमपीबीपी व आईपी अत्यधिक होने के कारण, कंपैरिजन किससे करें भाई, एस ब्लॉक से, अत्यधिक होने के कारण एसओपी कम होते हैं। तो जलयोजन एंथैल्पी तो फेवर कर रही है, पर कौन फेवर नहीं कर रहा,
आईपी और ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। तो जब तीनों को जोड़ रहे हैं तो वो ज्यादा नेगेटिव किसके लिए आ रहा है? एस ब्लॉक धातुओं के लिए। आ गया क्या सबके समझ में? नेक्स्ट लिखिए, हाँ बाएं से दाएं जाने पर बताओ +2 बनाने की प्रवृत्ति कम होगी या ज्यादा होगी? रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में बात कर रहे थे ना यहाँ पर, हाँ बोलो। तो वही, अरे +2 बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी? कम। यही तो बता रहा है E0 का मान, या वही रासायनिक क्रियाशीलता में क्या होगी? कमी। अगली को संक्रमण तत्वों की E0 मान संक्रमण तत्वों के, इसमें आगे लिख देना, अच्छा कोई बात नहीं। संक्रमण तत्वों के E0 मान बाएं से दाएं जाने पर +2 बनाने की घटती हुई प्रवृत्ति को, +2 बनाने की घटती हुई प्रवृत्ति को या घटती हुई रासायनिक क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। या घटती हुई रासायनिक क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। यहां तक मामला क्लियर है क्या? एक बार में E0 जितना मैंने पढ़ा है मैं उसको रिवाइज करा, क्योंकि सबसे टफ पार्ट है प्रॉपर्टीज में, सबसे टफ यही है। पर टफ की वजह इसको अगर समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए पढ़ना कैसे, रिवाइज कैसे करना वो समझा देता हूँ। स्टार्टिंग वाले पेज से आ जाओ। सबसे पहले हमने देखा था निकल 2+ और प्लेटिनम को हमें कंपेयर किया था। उसी पे आ जाओ जहां से स्टार्ट किया था E0। और मेरे चेहरे पे मत देखो, जो कॉपी में लिखा वहां देखो। मिल गया क्या? ठीक है। यहाँ पर तो निकल 2+ और प्लेटिनम +2 में कौन ज्यादा स्थायी है? बताते जाओ। निकल 2+, क्योंकि आईपी कम है। और +4 में कौन ज्यादा स्थायी है? प्लेटिनम +4। फिर आते हैं यहाँ पर, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आ गया था लिथियम और सीजियम वाले, इसी पे आगे थे कि आवर्त सारणी में आईपी सबसे कम किसका है? सीजियम का। इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से किसमें होगा? सीजियम में। फिर भी एसओपी ज्यादा किसका है? लिथियम का। इसी को समझने के लिए फिर उस डिटेलिंग पे आ गए थे कि एसओपी केवल आईपी पर ही निर्भर नहीं करता, 3 कारकों पे निर्भर करता है। कौन कौन से? देखते जाओ कॉपी में। मैं बोल रहा हूं कि मेरे तरफ मत देखो, कॉपी में देखते जाओ क्या लिखा हुआ है। ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी और जलयोजन एंथैल्पी, तीनों को जोड़ेंगे तो नेट डेल्टा एच का मान आपके पास नेगेटिव आना चाहिए। डेल्टा जी उतना ही ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा, तो E0 का मान उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो लिथियम का ज्यादा क्यों हुआ? उसका आंसर हमने जलयोजन एंथैल्पी से दिया कि जलयोजन एंथैल्पी बहुत ज्यादा क्या होती है? नेगेटिव। क्लियर है सबके? फिर शायद उसके बाद डायरेक्ट हमने मान लिखे थे, क्या सीरीज लिख दी हमने, स्कैंडियम टू जिंक। E0 के मान देखे तो E0 अगर लिखा गया तो इसका मतलब वो क्या है? SRP। समझ गए? तो बाएं से दाएं जाने पर SRP के मान कम होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। धातु से अधातु की तरफ जा रहा हूं मैं, तो आप ज्यादा नेगेटिव से किसकी तरफ जा रहे हो? कम नेगेटिव की तरफ। समझ रहे हो क्या इस बात को? अगर यहाँ मैथ्स लगाएं तो मैथ्स के हिसाब से बढ़ने का क्या मतलब है? अधिक नेगेटिव से कहां जा रहे हैं? कम नेगेटिव की ओर। एसओपी के बाद में क्या होगी? कमी। क्रियाशीलता में क्या होगी? कमी। +2 बनाने की प्रवृत्ति में क्या आएगी? कमी, क्योंकि आईपी बढ़ते हैं। बात आई समझ में? आगे बोलो, आगे क्या लिखा है? आईपी बढ़ने का कारण, हाँ लिखवा दिया ना, तो मैंने बोल दिया ना, आगे बोलो। आप कॉपर पे आ जाते हैं कि कॉपर ऐसा धातु है इस 3D सीरीज में जिसका SRP पॉजिटिव है। और ऐसा हमें पहले से पता है इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म से, केवल कॉपर ही नहीं, कितनी धातुएं ऐसी? 5, वरना सारी धातुएं H के ऊपर है। तो ये H+ से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा क्या? नहीं। बाकी धातुएं H+ के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना देगी, पर अभिक्रिया की दर या तो बहुत धीमी होती है, अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि ऑक्साइड परत का क्या हो जाता है? निर्माण। ये हमने वहां पढ़ा भी था ना इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में। तो किसी पे अगर ऑक्साइड परत बन गई तो धातु तो अंदर है, ऊपर क्या बन चुका है? ऑक्साइड, वो अभिक्रिया नहीं करने देगा। फिर आगे आते हैं यहाँ पर कि कॉपर अब H+ को इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी क्या? नहीं। ठीक है। यहाँ पर ये सांद्र ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके विलयशील हो जाएगी। वो हम भी इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो रिएक्शन ही अलग है, वो ऑक्सीकारक अम्लों के साथ। और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ H+ वाली, वो कौन से है? नॉन ऑक्सीकारक अम्ल।
नहीं पता तो आज ही जाके पढ़ लेना ढंग से ऑक्सीकारक और नॉन ऑक्सीकारक, वरना मैं मंडे से क्या करने वाला हूं वो भी बता देता हूं। जो भी आंसर नहीं देगा 2 बजे बाद यहीं रुकेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कमरा बुक करवा लूंगा 2 बजे बाद, ठीक है। यहाँ पर यहीं बैठ के पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर याद करना है और जाते रहे मेरे को सुना के जाना, क्लास डिस्टर्ब नहीं करने वाला मैं, ठीक है। यहाँ पर जो ज्यादा परेशान करेगा, जो ज्यादा रुक रहा है, उसके घर वालों को भी सेवा का मौका दूंगा फिर वो, ठीक है ना। यहाँ पर फिर उनके घर वालों को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, सीधी सी कहानी है। तो मंडे से प्रोग्राम स्टार्ट है, तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम तैयार रखना, बुकिंग के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना भाई, ठीक है। यहाँ पर ये व्यवस्थाएं करके रखना। चलिए आगे बोलो नेक्स्ट। उसके बाद हमने पॉइंट्स ही तो लिखे होंगे, पॉइंट्स याद थोड़ी मेरे को बताओ। मैंगनीज, जिंक और निकल के इनोट के मान ज्यादा नेगेटिव है, एसआरपी के मान ज्यादा नेगेटिव है। और इस चीज को समझना है, एसआरपी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका एसओ भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव। साइन ही तो चेंज करना है। तो हमने मैंगनीज और जिंक में तो क्या आंसर दिया, स्टेबिलिटी D5 और D10, और निकल में किससे आंसर दिया, अधिक जलयोजन एंथैल्पी से, ठीक है। मुझे पॉइंट्स रटने नहीं है, सामने आ जाएंगे तो आंसर होना चाहिए। चीज पहले भी समझाई थी, कंटेंट रटना नहीं है, कंटेंट लिखा हुआ तो आएगा क्वेश्चन में, उसका आंसर देना है। आगे क्रोमियम अपचायक है और मैंगनीज 3+ ऑक्सीकारक, ये था। उसका भी आंसर किससे दिया, एक तो D3 वाली नई चीज सामने आ गई कि D3 भी किसमें काउंट होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे बोलो। इसके बाद M3+ और M2+ के इनोड मान, पहले तो लिखने का पैटर्न समझ लेना, उल्टा लिखा गया तो अलग चीज होगी, जैसा लिखा गया अलग है कि ऑक्सीकरण हो गया अपचयन, उसके आधार पर। तो हम +3 से कहां जा रहे हैं, +2। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ तो। +3 अगर ज्यादा स्थायी है तो नहीं जाना चाहेगा, +2 ज्यादा स्थायी है तो भागेगा, ठीक है। यहाँ पर इसी आधार पे हमने तत्वों के लिए लिखे कि किसके लिए यहाँ पर इनोड का मान कम है या ज्यादा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे रासायनिक क्रियाशीलता में बता दिया कि वही एस ब्लॉक से कंपेयर किया तो एस ब्लॉक से तो एसओ भी कमी होते हैं, दुर्बल अपचायक है। बाएं से दाएं जाएंगे तो वही फर्स्ट लाइन वापिस आ गई, क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी। +2 बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम। क्लियर। चलिए आगे लिखिए ऑक्सीकरण अवस्था, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा हाँ, वो क्वेश्चंस पे आ जाओ भी। क्वेश्चन नंबर 85 जल्दी। हाँ, समतलीय संकुल MABCD देता है। ये इतना मुश्किल लगा क्या तेरे को, या कुछ डाउट गड़बड़ है? ये डायग्राम तो था ही नहीं इसमें, तो कोई बात नहीं, अब इतनी समझदारी रखो भी, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये गलत आपको तो, इसके ये डायग्राम गलत आ गया तो सीधी सी बात है, डायग्राम तो गलत दिया हुआ ही नहीं, पर ये है किसी और का है, ये तो मुझे ध्यान है। वहां से हटी गया ये 2 क्वेश्चंस क्या गए, फिर ये मिस्टेक लास्ट मोमेंट पे कोई होगी, क्योंकि पेपर मैंने अच्छे से देखा था, ये कोई अलग क्वेश्चन था, ये आया नहीं दिखता, फिर ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मेरे, आया था क्या कोई ऐसा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब जो है उसके आधार पे सोल्व करते हैं। तो समतलीय संकुल MABCD क्या देगा, 3 ज्यामितीय समवाय। हाँ आंसर मैं समझ गया ना, वो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है, ये एक्चुअल में इसी के लिए पूछा गया था। तो ये एक्चुअल में अगर हम अब इस डायग्राम के आधार पे सोल्व करो तो M कौन सा हुआ, ये ABCDEF याद आ गया, सारे अलग अलग है। तो इसके 15 तो क्या बनेंगे, ज्यामिति, और 15 ही के 30 क्या बनेंगे, प्रकाशिक समवायवी। तो इसका ऑप्शन ही अलग था, ऑप्शन ही, क्योंकि ये तो ऑप्शन भी मैच हो रहे हैं, उसमें ये था कि ज्यामिति दर्शाएगा या प्रकाशिक। तो उस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या आएगा, ये ज्यामिति भी दर्शाएगा और प्रकाशिक भी दर्शाएगा। तो अब इस एक काम करो, अभी तो केवल इसको क्रॉस कर दो यहाँ से। आंसर के में करेक्शन है क्या इसके, 85 के आंसर के में करेक्शन है क्या, आंसर क्या दिया हुआ इसका 85 का, 3 प्रकार से 3 ज्यामिति आएगा। और कोई करो, ये तो गड़बड़ की वजह से प्रॉब्लम आई है, ठीक है। पर कल मैं बता दूंगा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। 88 सबसे ज्यादा स्थायित्व तो किसका होगा बताओ भाई। तो सीधी सी बात है EN पे आते हैं पहले तो, क्योंकि यहाँ पर 2 किलेट वाले बन रही है ना,
ईएन और ऑक्सलेट। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? किलेशन दो में है, इन दो में कंपटीशन होगा तो बताओ कौन जीतेगा? ईएन, क्योंकि यहां पर दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। ये जब किलेशन है, क्योंकि रिंग भी सेम है, ये दोनों द्विधंतुक है, तीन रिंग बनेगी दोनों में। जब किलेट रिंग सेम है तो फिर किसको देखूंगा मैं? फिर तो उस पर आएंगे ना दान करने की प्रवृत्ति पर। तो फिर नाइट्रोजन आगे आ जाएगा किससे? ऑक्सीजन से। तो इसका आंसर जो आएगा कौन सा आएगा? सेकंड। आंसर की में करेक्शन हो तो बता देना, नहीं है कंप्लीट है मामला। अब मेरी बात सुनो, आज से आपको वो मैंने बोला ना कि कोऑर्डिनेशन की सीट मिल जाएगी, तो धीरे धीरे 10-10, 15-15 क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है कोऑर्डिनेशन मतलब इनऑर्गेनिक में, तो रोजाना 10-10 भी करोगे तो अपने आप ही वो कवर हो जाएगी। हालांकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको भेजे हुए किस पे? पीडीएफ के फॉर्म में। अब ये कैसे अपलोड करना, या तो मैं इसको अपलोड करवा देता हूँ उस क्वेश्चन बैंक को। आपने अपलोड ही किए क्या पहले क्वेश्चन? अपलोड करना सब जानते ही हो, तो अपलोड वाला काम कल पे बता दूंगा मैं। सीट आज आपको मिल जाएगी, देख लेना। और रोजाना ज्यादा नहीं, मैं केवल कितने क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ? 10 क्वेश्चन। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले, 10 भी ज्यादा बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन में लगेंगे, वो एवरेज पर एवरेज 10 मिनट ही आएगा ओवरऑल देखोगे तो। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। समय की चिंता तुम लोग मत करो रहे, चलिए तुम लोग बड़े लोग, तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो आज 4 बजे ठीक है, पर 4 गांव जाने में कितना टाइम लगता है? कहां से आता है सर तू? पापड़दा इतनी दूर है क्या? 2 घंटे लग जाते हैं। चलो 4:30 ले ले, 4:30, 4:30 बजे, 4:30 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। हाँ? जितनी आप लोग साथ दोगे। हाँ, डेट कितनी है आज? अरे वो पेन ड्राइव तो आज तो मैंने यूज में ली नहीं, कहाँ है वो? तेरे को दे दी थी क्या मैंने पेन ड्राइव? पेन ड्राइव नहीं दी।